नमस्कार। सफलता पाने के लिए लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। बिना लक्ष्य के प्रयास दिशाहीन हो जाते हैं। मैं कुलदीप सिंह नेगी अपने YouTube चैनल हिमवंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैंने अपने YouTube चैनल के नाम में थोड़ा परिवर्तन किया है और पहले मेरा YouTube चैनल का जो नाम था कुलदीप नेगी के नाम से था, लेकिन अब मैंने इसमें हिमवंत स्टडी पॉइंट जोड़ दिया है। तो उम्मीद है कि ये नाम आप सभी को पसंद आएगा। और साथियों, जो हमारी आगामी परीक्षा की जो तैयारी है, चाहे आपकी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, चाहे आपकी पुलिस भर्ती की परीक्षा है, या चाहे आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, या यूकेपीएससी की परीक्षाएं हैं, या यूके ट्रिपल एससी की कोई अन्य परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं से संबंधित लगातार हमारी तैयारी आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले हम भारत के भूगोल की दो महत्वपूर्ण क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने भारत का भौगोलिक परिचय और भारत का भौतिक स्वरूप दो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं तीसरे टॉपिक, भारत में नदी तंत्र। साथियों, भारत में नदी तंत्र की अगर बात की जाए तो स्थल स्वरूप के आधार पर देखा जाए तो नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। इसके अंतर्गत पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठारी नदियां, और तीसरा है समुद्र तटीय नदियां, समुद्र के जो किनारे वाली जो नदियां हैं। और अगर महासागर के क्रम में देखा जाए, महासागर के क्रम में देखा जाए तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां। जनरली हम यहाँ पर दो प्रकार से नदियों को पढ़ेंगे, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग की प्रमुख नदियां। इनमें से कुछ नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो साथियों, अगर हम हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें तो हम समझते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, इसमें जैसे सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसमें सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। ये हिमालय की नदियां हैं। हिमालय की नदियां वर्ष भर जल से आच्छादित रहती हैं और इन नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल बना रहता है, जबकि दक्षिण के पठार की नदियों में जल कभी ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं और कभी इनमें जल भरा रहता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालय की नदियां। और हिमालय की जो नदियां हैं उसको हमने तीन भागों में रखा। इसमें से सबसे पहला जो नदी तंत्र है हिमालय के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र। तो साथियों, देखते हैं इसमें सिंधु नदी तंत्र। तो साथियों, ये है यहाँ पर सिंधु नदी और ये मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी को माना जाता है ये हिमालय से पूर्व की नदियां हैं। जैसे सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, ये हिमालय से पूर्व की नदियां हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत देखेंगे तो ये सिंधु नदी तंत्र मानसरोवर झील से निकलती है और इस प्रकार से ये भारत में 114 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है। और इसके अतिरिक्त ये पाकिस्तान में प्रवेश करके टोटल इसकी जो लंबाई है अरब सागर में गिर जाती है, ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, सिंधु नदी की टोटल लंबाई। और इसी पर भारत और पाकिस्तान का 1960 का
सिंधु नदी समझौता भी हुआ है, सिंधु नदी तंत्र पर समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देश उपयोग कर सकता है और कौन सा देश कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों पर चर्चा करें तो इसकी सहायक नदी है जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। झेलम नदी की टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है और चेनाब नदी की 1180 किलोमीटर टोटल लंबाई है। रावी नदी की 725 किलोमीटर है और जो सतलज नदी है 1500 किलोमीटर टोटल लंबाई को तय करती है। तो साथियों, ये सारी की सारी नदियां सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त सिंधु नदी की नुब्रा और आदि प्रमुख नदियां भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये हमने देखा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये पूरा का पूरा एरिया यहां से यहां तक आता है। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये इतना सिंधु नदी तंत्र में आता है। साथियों, अब हम यहां पर दूसरी पढ़ने जा रहे हैं, जो सिंधु नदी तंत्र का ये हमने पूरा पढ़ा। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं यहां पर गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है और उत्तराखंड में इसकी दो ट्रिब्यूटीज हैं, दो धाराएं हैं, जिसमें हम देखते हैं एक तो हो गई भागीरथी और अलकनंदा। एक तो है भागीरथी और एक है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा को अगर हम विस्तृत हिसाब से देखें तो इसमें हम उत्तराखंड के अंतर्गत जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो यहां पर अच्छे ढंग से समझेंगे। लेकिन यहां पर जो भागीरथी ही गंगा नदी की मूल नदी है और माना जाता है प्राचीन काल में भागीरथ द्वारा इस नदी को धरती पर लाया गया था। लेकिन इसका उद्गम गोमुख से होता है। गोमुख ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और हिमालय के अंतर्गत आने वाले ग्लेशियरों में भी एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है और यहीं से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। और दूसरी इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है अलकनंदा नदी है, जो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और ये चमोली के अंतर्गत प्रमुख सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जैसे विष्णुगंगा हो गया, धौली गंगा हो गया, नंदाकिनी हो गया और पिंडर हो गया और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी हो गया और देवप्रयाग में ये भागीरथी से मिल जाती है और यहीं से गंगा नदी बनती है। भागीरथी की भी अलग अलग सहायक नदियां हैं, जैसे भिलंगना नदी जिस पर टिहरी डैम बना हुआ है, भिलंगना और भागीरथी के संगम पर। इसके अतिरिक्त भागीरथी की बहुत सारी अनेक सहायक नदियां हैं। जब हम उत्तराखंड में नदी तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर इसको समझते हैं। तो देवप्रयाग में आने पर ये गंगा बन जाती है और आगे देखते हैं इसमें इसकी प्रमुख सहायक नदी। तो ये गंगा नदी तंत्र हो गया और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो ये गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसके अंतर्गत गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे काली, बाद में ये शारदा के नाम से जानी जाती है और घाघरा नदी में मिलकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में गंडक हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सोन हो गया, कोसी हो गया और पश्चिम बंगाल में ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक शाखा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है और दूसरी पद्मा के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर के मेघना नदी, इसके बाद ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियां मिलकर के गिरा देती हैं और यहां से इसमें मेघना नदी मिल जाती है। ये बराक नदी है और इसके बाद ये मेघना के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ये मेघना के नाम से जानी जाती है और पद्मा ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत दूसरी महत्वपूर्ण गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल नदी है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी बेतवा भी है। बेतवा भी उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर अपना जल प्रवाहित करके नर्मदा नदी में गिरा देती है। तो साथियों, ये समझा हमने गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत इतना एरिया कि भारत के नदी तंत्र का प्रमुख गंगा नदी तंत्र में इतना एरिया आपने पढ़ा। इसके बाद आते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। जैसे कि सिंधु नदी आपके पश्चिम की ओर बहती है तो ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की ओर बहती है और तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जैसे लोहित हो गया, दिहांग हो गया, सुबनसिरी हो गया, तिस्ता हो गया। इसी नदी पर, ब्रह्मपुत्र पर ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया और बाद में ये पद्मा से मिलकर के
मेघना के नाम से अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ये था, हमने उत्तर भारत का नदी तंत्र, उत्तर की ओर से जो हिमालय की प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में हमने जाना। इसके अतिरिक्त हम दक्षिण भारत की पठारी भाग की जो प्रमुख नदियां हैं उन पर चर्चा करें तो पहले पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी माही हो गया। इसके अतिरिक्त नर्मदा हो गया जो 1312 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। और इसके अतिरिक्त ताप्ती नदी हो गया जो 724 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। और इसके अतिरिक्त यहां पर देखा जाए तो महानदी जो उड़ीसा के अंतर्गत शोक के रूप में जानी जाती है 851 किलोमीटर, इस पर हीराकुंड नदी बांध परियोजना इसी नदी पर है। दामोदर घाटी, दामोदर नदी जो बंगाल का शोक कही जाती है, ये भी की सबसे बड़ी जो नदी है बिरदगंगा के नाम से जानी जाने वाली गोदावरी नदी है, 1465 इसकी कुल लंबाई है। और इसके अतिरिक्त महाबलेश्वर से यहाँ पर निकलती है कृष्णा नदी, 1401 किलोमीटर से यहाँ पर ये कृष्णा नदी बहती है। इस पर अलमाटी बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पेरियार नदी बहती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण की गंगा कावेरी नदी 800 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वैगई नदी बहती है। इसके अतिरिक्त केरल में पेरियार नदी बहती है। तो ये था हमारा भारत के अंतर्गत प्रमुख नदी तंत्र, जो हमने हिमालय के अंतर्गत की प्रमुख नदियां और दक्षिण भारत के पठारी भाग की प्रमुख नदियों के बारे में जाना, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना, गंगा नदी तंत्र के बारे में जाना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जाना और नर्मदा नदी तंत्र के बारे में जाना, महानदी तंत्र के बारे में जाना, कावेरी नदी तंत्र के बारे में। गोदावरी को बिरदगंगा के नाम से जाना जाता है और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये थी भारत की प्रमुख नदियां, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए नदी तंत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको नदियों का प्रवाह और कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी प्रमुख चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथियों, यदि आप ऑफलाइन माध्यम में भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान में आप ऑफलाइन माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, जिसका पता है कोचिंग संस्थान निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट, अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग में भी आप अपनी ऑफलाइन तैयारी को कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ।